गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपवर्तन के बारे में कल शुरू कर दिया था और हमने अपवर्तन की परिभाषा भी पढ़ ली थी। अपवर्तन अपन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से हट जाती है, उसको अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब मूल पथ से विचलन किस प्रकार से होगी, किस माध्यम से किस माध्यम में जाती है, तब वह कहां पर विचलित होगी, किस दिशा में विचलित होगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अपवर्तन में दो बिंदु आते हैं कि जब प्रकाश की किरण, हमने दो माध्यम लिए थे ना, एक तो सघन माध्यम लिया था, एक विरल माध्यम लिया था। कल मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही थी, तो वायु विरल माध्यम है। विरल माध्यम पता है ना आपको किसको कहते हैं? विरल माध्यम होता है जिसमें अणु दूर दूर होते हैं। ठीक है, जैसे वायु है तो वायु के अणु दूर दूर है, और पानी के जो अणु है, जल के जो अणु है, वो पास पास होते हैं। तो जिसमें अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम, और जिसमें अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम होता है। ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट होगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। किस प्रकार से? जैसे यहां पर मान लो जल है, सघन माध्यम है जल, और जल से कोई प्रकाश किरण, ये इसका पृथक्कारी पृष्ठ है, ये अभिलंब है। अभिलंब हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ये आप ध्यान रखोगे। जो भी पृथक्कारी पृष्ठ है उसके ठीक लंबवत होगा उसका अभिलंब। ठीक है। ये प्रकाश की किरण, ये जल, माध्यम कौन सा हो गया? सघन। ये वायु, माध्यम कौन सा हो गया? विरल। ठीक है। अब प्रकाश की किरण यूं आ गई इस प्रकार से, इसका मूल पथ क्या होगा? मूल पथ को मैं डॉट डॉट की लाइन से व्यक्त कर रही हूं। इसका मूल पथ है। मूल पथ का मतलब होता है कि जहां से आ रही है सीधे सीधे जाना। अगर यहां भी पानी होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाती हो, ठीक है ना, लेकिन यहां पर माध्यम चेंज हो गया, माध्यम बदल गया, तो प्रकाश की किरण क्या होगा? अभिलंब। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। होना उसको यहां चाहिए था, लेकिन वो इससे भी दूर हट जाएगी और इसका जो पथ होगा वो ये हो जाएगा। प्रकाश की किरण यहां से यूं आई और यहां से मुड़ेगी इधर, तो अभिलंब से क्या हो गया? दूर हट गई। उसको जाना यहां था लेकिन वो थोड़ा दूर हटके जाती है। तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तब ये घटना घटित होती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से
है तो अभिलंब अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस प्रकार से होगा? यहाँ ये पृथककारी पृष्ठ है, यहाँ जल है, ये जल ले रखा है, ठीक है। और अभिलंब कैसे होगा? अभिलंब हमेशा पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ किसको कहेंगे? दो माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, उसके ठीक बीच में जो लाइन है उसको अपन कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। और अभिलंब हमेशा उसके ठीक लंबवत होगा, 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ होगा। तो ये अभिलंब है। यहां पर वायु विरल माध्यम, ये जल सघन माध्यम, प्रकाश की किरण यहां आ रही है, वायु से किस में जा रही है? जल में, अर्थात विरल माध्यम से किस में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। तब वह उसका मूल पथ मैं बना देती हूँ, पहले मूल पथ इसका ही होगा। अगर वहां जल न होकर वायु होता, माध्यम नहीं बदलता, तो वो एक सीधी सरल रेखा में जाती, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ माध्यम बदल गया है, इसलिए ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जाना तो उसको ऐसे था, लेकिन ये अंदर की ओर आ जाएगी। तो ये आपतित किरण है, इसको बोलेंगे अपन अपवर्तित किरण। ये किरण कौन सी कहलाएगी? ये होता है आपतित किरण। इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक उसी प्रकार इसमें भी ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। बात समझ में आ गई सबके? अब यहां पर अभिलंब से कोण भी बनेगा, जैसा कि अपन ने परावर्तन में पढ़ा था। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण पढ़ा था। तो इसमें भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण तो वही होगा कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन कहते हैं आई। ये आई कोण है। कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। यहां पर अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला ये कोण, ये वाला, ये कहलाएगा आर। ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। यहां पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। ठीक इसी प्रकार यहां भी ये कोण तो कितना हो जाएगा? आई। और ये कोण कौन सा हो जाएगा? आर। इसको आप नामांकित कर लें। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। बात समझ में आ गई सबके?
तो ये हैं दो बिंदु अपवर्तन के। तो मुख्य जो अपवर्तन की परिभाषा हुई वो तो ये हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह पृथककारी पृष्ठ पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। अब विचलन किस प्रकार से होगा? वो विचलन सघन से जब विरल में आएगा तो विलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में आता है तो विलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसे कि अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, याद है क्या? परावर्तन के नियम किस किस को याद है? पहला नियम क्या था परावर्तन का? जो परावर्तन का पहला नियम था वहां जब अपन ने पढ़ा था तब मैंने आपको वहां बताया भी था कि ये अपवर्तन में भी नियम लगभग यही है, आपको याद होगा। तो पहला नियम बताइए कौन सा है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन वाले में पढ़ा था ना। अब अपवर्तन के नियम में एक भाषा आपको बदलनी है, केवल एक भाषा, एक शब्द बदलना है। आपतित किरण वही है, अभिलंब वही है, केवल परावर्तित किरण की जगह आपको क्या लेना है? अपवर्तित किरण, बस एक शब्द बदलना है। बाकी अपवर्तन का पहला नियम और परावर्तन का पहला नियम बिल्कुल सेम है, केवल एक शब्द बदलेगा। परावर्तित की जगह आपको अपवर्तित करना है, ठीक है? तो यहां हम नियम लिखेंगे। पहला नियम, आपतित किरण कॉमा अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया, केवल हमने ये बदला है। आप चाहे मैच कर लेना, भाषा सेम वही है, ठीक है? आपको अगर वो नियम याद है तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा इसका नियम थोड़ा अलग है। दूसरा ये नियम है कि आपतित कोण कौन सा है? आई। आपतित कोण क्या है? आई। तो आपतित कोण आई की ज्या, ये ज्या क्या है अभी बताऊंगी मैं। आपतित कोण की ज्या व अपवर्तित कोण स्मॉल आर। अपवर्तित कोण कौन सा है? स्मॉल आर। अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात मतलब दोनों का आपस में भाग। तो आपतित कोण की ज्या व अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है? जिसे अपवर्तनांक कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक को अपन दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं ज्या क्या होता है। इसमें आपके तीन कोण बनते हैं। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है ना, आपने 8वीं में पढ़ी होगी, 9वीं में भी आती होगी, 10th में भी आपके है मैथ्स में। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है ना। तो इसमें जो साइन है, साइन थीटा जो है, साइन का जो कोण है उसको तो अपन कहते हैं ज्या। जहां भी साइन थीटा का कोण होता है उसको अपन क्या कहेंगे, ज्या। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा के कोण को कहते हैं कोज्या। ये शायद मैंने आपको 9th में भी बताया था। साइन थीटा को ज्या, कॉस थीटा को कोज्या और टेन थीटा को कहते हैं स्पर्शज्या। ये तीन कोण कहलाते हैं। तो जहां पर साइन वाला कोण बनता है वो ज्या कहलाएगा, जहां कोस का कोण बनता है वो कोज्या कहलाता है, और जहां टेन थीटा बनता है उसको स्पर्शज्या कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ज्या लिखा हुआ है, मतलब हमें साइन का कोण लेना है। तो साइन आई किसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है, आई है, तो साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तित कोण की ज्या मतलब साइन आर। इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है भाग लगाना। तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने भाग लगा दिया। तो यहां पर ये क्या होगा, एक नियतांक होता है, एक नियत राशि होती है, और उस नियत राशि को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम n के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं या हम म्यू के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसको क्या कहते हैं, म्यू। म्यू तो इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है और n के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हो, दोनों सही है। आपको n लिखना आसान लगता है तो आप n के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या आप म्यू के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ इसको हम म्यू को या इस n को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक की परिभाषा भी बन जाती है। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बन जाएगी, देखो एक ही नियम में दो चीजें काम आ रही हैं। नियम भी बन गया अपवर्तन का और अपवर्तनांक की परिभाषा भी आ गई, और एक प्रश्न यहाँ और भी बनेगा। ये जो नियम है, दूसरा वाला जो नियम है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बन जाएगी, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तित कोण की ज्या। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तित तो किरण हो जाएंगे, आपतित यहां पर थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ आपके अपवर्तनांक की परिभाषा भी बन गई। इसको हम कहते हैं आपतन कोण और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण वो किरणें होती हैं। तो बात समझ में आ गई। और स्नेल का नियम भी आपके 1 नंबर का एग्जाम में आता है। स्नेल का नियम लिखिए। तो आप केवल स्नेल के नियम में केवल आपको दूसरा वाला पॉइंट लिखना है,
अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तनांक की परिभाषा चाहे तब भी आपको ये बिंदु लिखना है, और अपवर्तन के नियम लिखो तब आप पहला नियम भी लिख दो और आप दूसरा नियम भी लिख दो। ठीक है, तो हमने अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली। अपवर्तन में दो घटनाएं होती हैं, एक तो अविलंब की ओर झुकना और एक अविलंब से दूर हटना। वो कहां से कहां जाती है तब समझ में आ गया कि कैसे होगा। और एक अपन ने पढ़ा था अपवर्तन के नियम। तो कल हम इसकी घटनाएं पढ़ेंगे कि अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे अगर अपन पेंसिल को पानी के अंदर कांच का बीकर लिया हमने और उसमें अगर अपन ने पेंसिल को डुबो दिया तो डुबोने पे क्या होता है, वो हमें तिरछी नजर आती है, मुड़ी हुई नजर आती है। देखना आज आप एक कांच के गिलास में अगर आप सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का हमें तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तली जो वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये सब घटनाएं किसकी हैं, अपवर्तन के कारण होती है। इसका कारण है अपवर्तन। समझ में आ गया। तो ये घटनाएं कल अपन पढ़ेंगे कि अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।